ओके देखो, तो इस वीडियो में हम क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करेंगे। क्लाइमेट चेंज, पहले तो ये समझो कि क्लाइमेट चेंज जो है हम इस किस सब्जेक्ट में पढ़ रहे हैं, किस विषय में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो देखो, क्लाइमेट चेंज जो है ये मेजरली और एक तरीके से हम कह सकते हैं 100% जो है ये हम पढ़ते हैं इन्वायरमेंटल साइंस में, ठीक है, इन्वायरमेंटल साइंस में। तो अभी बोलोगे अभी तो आप इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ा रहे थे, अभी आपने इजराइल फ़लस्तीन के इशू को पढ़ाया, उसके बाद फिर आप अभी इन्वायरमेंटल साइंस में आप चले गए। देखो, क्लाइमेट चेंज जो है ये 100% इन्वायरमेंटल साइंस को बिलोंग तो करता ही है, लेकिन क्लाइमेट चेंज के बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट हैं जो कि इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ भी सीधे सीधे जुड़े हुए हैं भाई, ठीक है। मतलब कि जब हम इंटरनेशनल रिलेशन को पढ़ेंगे, जब आगे हम पढ़ने जाएंगे तो हम कई ऐसे टॉपिक्स को पढ़ेंगे जो क्लाइमेट चेंज से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो क्या होगा ना कि बिना क्लाइमेट चेंज के कॉन्टेक्स्ट को समझे जो है हम उसको प्रोसीड नहीं कर सकते, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि क्लाइमेट चेंज भले ही इन्वायरमेंटल साइंस को बिलोंग करता है, लेकिन इसके कई ऐसे पार्ट्स हैं, कई ऐसे टॉपिक्स हैं, सब टॉपिक्स हैं जो कि इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ जुड़े हुए हैं। और हम जब आगे इंटरनेशनल रिलेशंस को पढ़ेंगे तो हमें उन टॉपिक्स को वो टॉपिक्स हमें मिलेंगे वहाँ पे। तो बेहतर है कि पहले सब कुछ यहाँ पे क्लियर कर लिया जाए, फिर उसके पास चला जाए। फ़ायदा ये होगा कि आगे जब इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ेंगे तो चीज़ें अच्छी से समझ में आएगी, और दूसरा कि इन्वायरमेंटल साइंस का ये एक बड़ा टॉपिक कवर हो जाएगा, ठीक है। तो हमें बाद में फिर से इसको कवर करने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। सो देखो, जब हम क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करते हैं, ठीक है, क्लाइमेट चेंज का हिंदी मतलब होता है जलवायु परिवर्तन, ठीक है, जलवायु परिवर्तन, ठीक है। अभी हम समझेंगे क्लाइमेट चेंज क्या होता है, लेकिन उसके पहले हम शुरू करते हैं मीथेन गैस से। मीथेन गैस, ठीक है। मीथेन क्या है? मीथेन का जो फार्मूला होता है वो होता है CH4, ठीक है। मीथेन गैस, मीथेन का फार्मूला याद रखना, CH4, ठीक है। अब देखो होता क्या है मेरे भाई कि हम जितने भी गैसेस हम रिलीज़ करते हैं एटमॉस्फेयर में, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड हो, वो मीथेन गैस हो, वो नाइट्रस ऑक्साइड हो, जितने भी, तुम सिंपल भाषा में समझ के रखो, जो इतनी सारी फैक्ट्रीज़ चलती हैं, इनसे खतरनाक जो है धुआं निकलता है, ठीक है। जो गाड़ियाँ चलती है उससे खतरनाक धुआं निकलता है, ठीक है। मतलब कि इंडस्ट्रियल एमिशंस, ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे इंडस्ट्रियल एमिशंस। जो इंडस्ट्रियल एमिशंस होती है, जो व्हीकल एग्जॉस्ट होता है या व्हीकल एमिशन कह लो, व्हीकल एमिशंस जो होते हैं, ठीक है, इससे कई तरीके की डेंजरस गैसेस जो है हम एटमॉस्फेयर में रिलीज़ करते हैं। वो डेंजरस गैसेस कौन कौन से हैं? वो कार्बन डाइऑक्साइड है, वो कार्बन मोनोऑक्साइड है, वो मीथेन गैस है, वो नाइट्रस ऑक्साइड है, वो वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। ये कई तरीके की गैसेस है जो कि हम एटमॉस्फेयर में रिलीज़ करते हैं। इससे होता क्या है, इससे हमारा एटमॉस्फेयर जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा गर्म हो जाता है, ठीक है, ज़रूरत से ज़्यादा वार्म हो जाता है, ठीक है। मतलब कि जितना वार्म होना चाहिए उतना वार्म, उससे ज़्यादा जो है वार्म हो जाता है हमारा जो है ग्लोबल टेम्परेचर, जिसको कि हम ग्रीन हाउस गैस या ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जानते हैं। समझ में आ रहा है मेरे भाई? ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जानते हैं। और यही ग्लोबल वार्मिंग जो है, इसी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्लाइमेट चेंज होता है, ठीक है। अब बोलोगे क्लाइमेट चेंज क्या है क्या नहीं है, सभी चीज़ को समझेंगे। पहले इस चीज़ को समझो कि मेन इशू क्या है। जब हम क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं, तुमसे कोई पूछे कि जब हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं तो मेन इशू क्या है? मेन इशू है एटमॉस्फेयर में खतरनाक गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन जैसी गैसेस, नाइट्रस ऑक्साइड जैसे गैसेस का रिलीज़ होना, ये मेन मुद्दा है, ठीक है। ये गैसेस रिलीज़ हो रही है, एटमॉस्फेयर ज़रूरत से ज़्यादा गर्म हो रहा है, ठीक है, वार्म हो रहा है, ठीक है। और यही मेन इशू है। समझ में आ रहा है? तो क्लाइमेट चेंज का मेन इशू क्या है? क्लाइमेट चेंज का मेन इशू है, या ग्लोबल वार्मिंग का मेन इशू क्या है? मेन इशू है एटमॉस्फेयर में लीथल गैसेस, या फिर लीथल का मतलब होता है डेंजरस गैसेस, जैसे कि CH4, CO, CO2, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड वगैरह वगैरह का रिलीज़ होना, जो कि हमारे एटमॉस्फेयर को गर्म करता है, धरती को गर्म करता है, ज़रूरत से ज़्यादा गर्म करता है, ठीक है। ये चीज़ हो गया। अब आते हैं मीथेन गैस के बारे में, पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। देखो, मीथेन गैस जो है ना मेरे भाई, वो कार्बन डाइऑक्साइड से भी ज़्यादा खतरनाक है,
ठीक है। अब ये जो पहला लाइन है, इस पहले लाइन को ध्यान से समझना, क्योंकि ये मॉक के MCQ क्वेश्चंस में पूछा गया है, ठीक है, स्टेटमेंट वाइज। मीथेन गैस जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड से भी ज़्यादा खतरनाक है। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड 20 साल में एटमॉस्फेयर को जितना नुकसान पहुंचाता है, ठीक है, धरती को जितना नुकसान पहुंचाता है 20 साल में कार्बन डाइऑक्साइड, उतने ही सालों में मीथेन गैस जो है 80 गुना ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। इस चीज़ को पहले समझो। मीथेन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड जो है 20 सालों में जितना धरती को गर्म कर सकता है, मीथेन गैस 80 गुना ज़्यादा गर्म कर सकता है धरती को उसी टाइम फ्रेम में 20 सालों में, ठीक है। ये समझ में आ गया, पहला पॉइंट समझ में आ गया कि मीथेन गैस कितना खतरनाक है, कार्बन डाइऑक्साइड से भी ज़्यादा खतरनाक है, पहली बात। दूसरी बात कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद, देखो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद से ही हम देखते हैं, क्योंकि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद से ही फैक्ट्रियाँ बनी, ठीक है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद से ही जो है ये सारे जो एमिशंस जो हम पढ़ रहे हैं, इंडस्ट्रियल एमिशंस, व्हीकल एग्जॉस्ट, ये सब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद शुरू हुआ। उसके पहले तो मशीनें थी नहीं, उसके पहले तो लोग हाथ से काम करते थे, ठीक है। लेबर इंटेंसिव मार्केट हुआ करती थी, हाथों से काम हुआ करता था, ठीक है। तो भारी मात्रा में गैसेस रिलीज़ नहीं होती थी। लेकिन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद जब मशीनें आईं, ठीक है, फैक्ट्रीज़ बनना शुरू हुआ, उसी को तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कहते हैं। मास प्रोडक्शन करना शुरू हुआ चीज़ों का, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का मतलब हो गया कि जब फैक्ट्रीज़ वगैरह बनना शुरू हुआ, कब? 1850s में, 1850s में ये चीज़ हुआ। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद जो ग्लोबल टेम्परेचर में राइज़ हमें देखने को मिला है, ठीक है। ऑफ कोर्स इंडस्ट्री, फैक्ट्रियाँ बनी, मतलब गैसेस रिलीज़ हुआ तो ग्लोबल टेम्परेचर में हमें राइज़ देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जो हमें ग्लोबल टेम्परेचर में राइज़ देखने को मिला इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद, उसमें अकेले 30% कॉन्ट्रीब्यूशन मीथेन गैस का है। ये भी चीज़ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का पूछा हुआ है मॉक में, ठीक है, याद रखना। समझ में आ रहा है? ठीक है भाई। तो मीथेन गैस से रिलेटेड हमने दो बातें समझा। ये बात कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड 20 साल में जितना नुकसान पहुंचाएगा, जितना गर्म करेगा, मीथेन गैस 20 सालों में 80 गुना ज़्यादा गर्म करेगा, पहली बात। दूसरी बात, हमने देखा कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद हमें जो ग्लोबल टेम्परेचर में राइज देखने को मिला, उसका अकेले 30% मीथेन का कॉन्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। ये हो गया। अब देखो क्लाइमेट चेंज के कॉजेज़ क्या है। देखो क्लाइमेट चेंज के कॉजेज़ और ग्रीन हाउस गैसेस के कॉजेज़ सेम है, ठीक है। कॉजेज़ का अर्थात हो गया कि हर वो चीज़, हर वो व्यवस्था जिससे कि लीथल गैसेस रिलीज़ होती है एटमॉस्फेयर में, वो सारे क्लाइमेट चेंज के कारण है, वो सारे ही ग्लोबल वार्मिंग के कारण है। समझ में आ रहा है? ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज लगभग सेम है। ग्लोबल वार्मिंग का कॉन्सिक्वेंस को हम क्लाइमेट चेंज कहते हैं। अभी बताता हूँ, समझाता हूँ, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमें जो चीज़ें देखने को मिलती है, जो हमें इसका जो कॉन्सिक्वेंसेस होता है, जो परिणाम होता है ना, वही क्लाइमेट चेंज है, ठीक है भाई। ठीक है, तो इतनी चीज़ें हो गई क्लियर। 2 पॉइंट हमने देख लिया। अब देखो क्लाइमेट चेंज के कारण क्या है। सबसे पहले तो नेचुरल गैस। नेचुरल गैस क्या होता है? देखो नेचुरल गैस होता है कि भाई धरती से हम लोग गैसेस को एक्सट्रैक्ट करते हैं। नेचुरल गैस जो है वो धरती से हम ले करके निकालते हैं, है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो जैसे कि CNG जो तुम यूज़ करते हो, ठीक है, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, CNG वगैरह जो भी हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जब हम नेचुरल गैस को धरती से निकालते हैं, तो धरती से निकालने के दौरान इनफैक्ट नेचुरल गैस का प्राइमरी कंपोनेंट मीथेन होता है। मतलब नेचुरल गैस जो है वो मीथेन से ही बनता है एक तरीके से, ठीक है। अब नेचुरल गैस को जब तुम धरती से एक्सट्रैक्ट करते हो, तो पहले हमने धरती से निकाला, फिर हमने उसको ट्रांसपोर्ट किया, फिर कहीं किसी फैक्ट्री में हमने उसको थोड़ा प्रोसेस किया, ठीक है, उसके बाद फिर हमने सप्लाई किया। इन सभी प्रोसेस के दौरान, मतलब आपने जब उसे एक्सट्रैक्ट किया, आपने जब उसे जो है प्रोसेस किया, आपने जब उसे जो है ट्रांसपोर्ट किया, इन सभी प्रोसेस के दौरान आपने क्या किया? आपने मीथेन गैस को रिलीज़ किया एटमॉस्फेयर में। तो मीथेन गैस का रिलीज़ होने का एक बहुत बड़ा कारण है नेचुरल गैस। समझ में आ रहा है? मीथेन गैस का रिलीज़ होने का एक बहुत बड़ा कारण नेचुरल गैस। जब हम नेचुरल गैस को एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं, गाड़ी में भर के उसको प्रोसेस करते हैं, इन सभी प्रोसेस के दौरान हम जो है मीथेन गैस को रिलीज़ करते हैं। और हमने देखा कि मीथेन गैस जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड से 80 गुना ज़्यादा खतरनाक है, ठीक है। तो पहला तो ये हो गया।
अब इसके अलावा क्या, इसके अलावा जब हम पेड़ को काटते हैं, डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्रीज़, जब हम पेड़ को काटते हैं तो हमारे पास पेड़ों की संख्या कम हो जाती है, जिसके वजह से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाते। हमें पता है कि पेड़ जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं। अब भाई पेड़ ही नहीं रहेंगे तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करेगा कौन, है कि नहीं। तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में पड़े रह जाते हैं, उनको एब्जॉर्ब करने के लिए हमारे पास पर्याप्त मात्रा में पेड़ नहीं होते। ठीक है, तो दो चीज़ें हमने देख लिया कि हमने पेड़ काटे। तो एक तो हमने देखा कि भाई नेचुरल गैस को जो एक्सट्रैक्ट करते हैं, प्रोसेस करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, उससे एक मीथेन गैस रिलीज़ होती है। उसके बाद दूसरा हमने देखा कि जब हम पेड़ काटते हैं तो किस तरीके से हमें उसका नुकसान झेलना पड़ता है, क्योंकि पेड़ नहीं होते तो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने के लिए एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। तीसरा चीज़ है इंडस्ट्री जो फैक्ट्रीज़ होती है, ख़ास करके जो फैक्ट्रियाँ सीमेंट बनाती है, जो फैक्ट्रियाँ केमिकल बनाती है, और जो फैक्ट्रियाँ HFC का मतलब होता है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। HFC ये एक लीथल कंपाउंड है, इसका यूज़ करती है, लीथल केमिकल है एक तरीके से, इसका यूज़ करती है। ठीक है, वो इंडस्ट्रीज़ बहुत ही खतरनाक गैसेस रिलीज़ करती है, जैसे कि मीथेन तो रिलीज़ करती है, कार्बन डाइऑक्साइड तो रिलीज़ करती है, नाइट्रस ऑक्साइड भी रिलीज़ करती है। ठीक है, कई सारी लीथल गैसेस रिलीज़ करती है, इंडस्ट्री से भी होता है। ठीक है, तो तीन चीज़ें हमने पढ़ ली है। उसके बाद राइस कल्टीवेशन। अब बोलोगे भैया चावल उगाने से क्या हो रहा है? राइस कल्टीवेशन से क्या होता है कि जब हम राइस को कल्टीवेट करते हैं, चावल उगाते हैं, ठीक है, ख़ास करके राइस, हालांकि ये और भी क्रॉप्स के लिए सही है, लेकिन ख़ास करके राइस की हम बात कर रहे हैं। जब राइस को काटा जाता है, हार्वेस्ट किया जाता है खेती में, ठीक है, उस प्रोसेस के दौरान बहुत सारा मीथेन गैस रिलीज़ होता है। तो राइस कल्टीवेशन से भी जो है मीथेन गैस रिलीज़ होता है। ये तुमसे पूछा जा सकता है कि भाई कौन कौन से सोर्सेज से मीथेन गैस आती है। ठीक है, तो नेचुरल गैस से मीथेन गैस आती है, इंडस्ट्रीज से मीथेन गैस आती है, राइस कल्टीवेशन से मीथेन गैस आता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? राइस कल्टीवेशन से मीथेन गैस आता है। यहाँ तक कि जो रूमिनेंट एनिमल्स है, रूमिनेंट एनिमल्स का मतलब हो गया जैसे गाय हो गए, ठीक है, जो कैटल हो गए, बकरा हो गया, ठीक है, तो ये सारे जानवर जब डाइजेशन करते हैं ना, जब ये खाना खाते हो, जब ये डाइजेस्ट करते हैं, तो इस प्रोसेस के दौरान वो भी मीथेन गैस को रिलीज़ करते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? उसके बाद ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, याद रखना कहाँ कहाँ से मीथेन गैस आ रहा है, कहाँ कहाँ से जो है क्या क्या सोर्सेस हैं। ठीक है, उसके बाद जब हम ऑर्गेनिक वेस्ट मैटर को इम्प्रॉपर तरीके से डिस्पोज करते हैं, मतलब खाना को लिया कहीं फेंक दिया, ठीक है, फल खाया कहीं फेंक दिया, इस तरीके से जब इम्प्रॉपर तरीके से जब हम ऑर्गेनिक वेस्ट मैटर का मतलब हो गया जैसे कि खाना हो गया, फल हो गया, इस तरीके की चीज़ें जब हम गलत तरीके से उसको कहीं फेंक दिया, डिस्पोज करते हैं, तो उससे समस्या ये होती है कि वो चीज़ सड़ने लगती है, और मतलब उससे भी जो है मीथेन गैस निकलता है। ठीक है, और व्हीकल एग्जॉस्ट से तो तुमको पता ही है भाई, गाड़ियाँ के जो धुआं होते हैं उससे मीथेन गैस तो निकलते ही हैं, लेकिन साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ये पीएम मतलब पार्टिकुलेट मैटर इसको बोलते हैं। ठीक है, पार्टिकुलेट मैटर, ये सारी चीज़ें निकलती हैं। हाँ, व्हीकल एग्जॉस्ट से CH4 नहीं निकलता, याद रखना एक चीज़, व्हीकल एग्जॉस्ट से मीथेन गैस नहीं निकलता, और निकलता भी है तो बहुत कम मात्रा में, उसको हम काउंट नहीं करते। व्हीकल एग्जॉस्ट से खास करके CO2, CO, ये सारी चीज़ें, NOx, PM, ये सारी चीज़ें निकलती है। तो देखो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आज के टाइम पे जो है कंट्रीब्यूट कर रही है ग्लोबल टेम्परेचर के राइज़ में। समझ में आ रहा है? तो भाई ये चीज़ याद कर लेना कि भाई कहाँ कहाँ से जो है क्या क्या सोर्सेस है, कहाँ कहाँ से इस तरीके की गैसेस आती है एटमॉस्फेयर में। समझ में आ रहा है? अब आते हैं मीथेन हाइड्रेट में। मीथेन हाइड्रेट क्या है? ठीक है, मीथेन हाइड्रेट क्या होता है समझो। देखो, मीथेन हाइड्रेट है कि जब मीथेन वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ मिलता है, और कंडीशन क्या है? कंडीशन है लो टेम्परेचर हाई प्रेशर। ठीक है, जब लो टेम्परेचर हाई प्रेशर में मीथेन गैस जो है वो वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ मिलता है तो बनता है मीथेन हाइड्रेट। क्या बनता है? मीथेन हाइड्रेट। समझ में आ रहा है? मीथेन हाइड्रेट। और अब ये जो लो टेम्परेचर हाई प्रेशर वाली चीज़ें हैं, ये कहाँ पे होगी? तो ये सी फ्लोर में हमें मिलेगी। भाई समुंदर के नीचे टेम्परेचर तो रहता नहीं है, और
प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है ना, तो हमें सी फ्लोर में मीथेन हाइड्रेट देखने को मिलेगा। और परमाफ्रॉस्ट रीजन, परमाफ्रॉस्ट का मतलब होता है परमानेंटली फ्रोज़न। परमाफ्रॉस्ट रीजन हो गया जैसे कि अंटार्कटिका हो गया, अंटार्कटिक जहाँ पे बर्फ़ ही बर्फ़ है वहाँ पे, ठीक है। तो जो परमाफ्रॉस्ट रीजन हो गए वहाँ भी हमें लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर वाली सिचुएशन देखने को मिलती है, तो वहाँ भी मीथेन हाइड्रेट भारी मात्रा में है। समझ में आ रहा है? तो ये मीथेन हाइड्रेट भी जो है, ये भी सवाल जो है ये मॉक के सवाल है, ठीक है। मैंने जितने भी मॉक्स किए हैं उन सभी में जो है इस तरीके के सवाल मिले हैं, इसलिए मैंने नोट्स में इंक्लूड किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो और मीथेन हाइड्रेट अभी करंट अफेयर्स में भी था, क्योंकि मीथेन हाइड्रेट जो है ये कृष्णा गोदावरी बेसिन में पाया गया। कृष्णा गोदावरी बेसिन मतलब कि कृष्णा गोदावरी नदियों के पास, ठीक है। तो मीथेन हाइड्रेट मैंने तुमको क्या बोला, मीथेन हाइड्रेट क्या है कि जब ये कंडीशन याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, मीथेन हाइड्रेट जब लो टेम्परेचर हाई प्रेशर में मीथेन गैस जो है वो वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ मिलता है तो मीथेन हाइड्रेट का निर्माण करता है। और ये कहाँ पे यूजुअली पाया जाता है? सी फ्लोर में और परमाफ्रॉस्ट रीजन पे, क्योंकि ये वाली कंडीशन जो है यहीं पे मिलती है, ठीक है। रिसेंटली कृष्णा गोदावरी बेसिन में जो है ये मिला है। अब मीथेन हाइड्रेट को समझो कि भाई 1 यूनिट वॉल्यूम तुम मीथेन हाइड्रेट का लो, ठीक है। मतलब 1 यूनिट वॉल्यूम मीथेन हाइड्रेट में 160 से लेकर के 180 यूनिट वॉल्यूम का मीथेन रहता है। सोचो कितना ज़्यादा है। मतलब इसको ऐसे समझो कि भाई 1 यूनिट हमने मीथेन हाइड्रेट को लिया, ठीक है, उसके भीतर 160 से 180 यूनिट मीथेन गैस मौजूद है, ठीक है। तो सोच लो कितने भारी मात्रा में मीथेन मौजूद है, ठीक है। और मीथेन से समस्या क्या है कि मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड से भी 80 गुना ज़्यादा पावरफुल है, ये चीज़ हमने देखा, ठीक है। और चूँकि मीथेन हाइड्रेट इतने भारी मात्रा में मौजूद है, इसीलिए मीथेन को जो है एक फ्यूचर एनर्जी रिसोर्स के तौर पे देखा जा रहा है, एक फ्यूचर एनर्जी रिसोर्स के तौर पे देखा जा रहा है। क्योंकि मीथेन हाइड्रेट बहुत भारी मात्रा में मौजूद है, इसीलिए इसे एक फ्यूचर एनर्जी रिसोर्स के तौर पे देखा जा रहा है, ठीक है। लेकिन समस्या ये है कि मीथेन को एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे, क्योंकि अगर तुम मीथेन को एक्सट्रैक्ट करने गए और गलती से मीथेन जो है एटमॉस्फेयर में रिलीज़ हो गया, चूँकि बहुत भारी मात्रा में मीथेन है, अब इतना सारा मीथेन अगर एटमॉस्फेयर में रिलीज़ हो गया तो सोचो ग्लोबल वार्मिंग को मतलब धरती को कितना गर्म करेगा, एटमॉस्फेयर को कितना ज़्यादा गर्म कर देगा, है ना। तो कितना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है ये। तो मीथेन हाइड्रेट से मीथेन को एक्सट्रैक्ट करना अपने आप में एक चैलेंज है। किसी तरीके से भी अगर मीथेन हाइड्रेट डीस्टेबलाइज हुआ, डीस्टेबलाइज का मतलब कि ये वाले कंडीशन से बाहर निकला, वैसे ही मीथेन हाइड्रेट से मीथेन निकलना शुरू हो जाएगा, लीक करना शुरू हो जाएगा। और अगर लीक करेगा तो सोचो एटमॉस्फेयर में क्या करेगा, एटमॉस्फेयर में पॉजिटिव फीडबैक लूप तैयार करेगा। पॉजिटिव फीडबैक लूप तैयार करेगा मतलब है कि समझो जैसे जैसे धरती गर्म होगा, देखो अब कोई ज़रूरी नहीं है कि मीथेन हाइड्रेट को हम एक्सट्रैक्ट करेंगे तभी जाकर के मीथेन डीस्टेबलाइज होगा, नहीं, ठीक है। मीथेन हाइड्रेट से मीथेन को एक्सट्रैक्ट करोगे तो ही मीथेन लीक होगा, ऐसा नहीं है। अगर टेम्परेचर गर्म होगा, समझो अगर ग्लोबल टेम्परेचर में राइज़ होगा, ठीक है, तो अगर धरती ज़रूरत से ज़्यादा गर्म होगी तो क्या होगा, जो हमारा सी फ्लोर है वो गर्म होगा, है ना। हमारे जो परमाफ्रॉस्ट सीजन में जो बर्फ़ पड़े हुए हैं वो जल्दी से जल्दी पिघलेंगे, ठीक है, ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि उसके अंदर जो मीथेन हाइड्रेट है वो भी बाहर आ जाएंगे, ठीक है, वो भी जो है डीस्टेबलाइज होंगे और फिर से मीथेन को रिलीज़ करना चालू करेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को कहते हैं पॉजिटिव फीडबैक लूप। पॉजिटिव फीडबैक लूप का क्या मतलब है कि भाई ग्लोबल टेम्परेचर राइज़ होगा, ग्लोबल टेम्परेचर राइज़ करके, ध्यान से समझना साइकिल को समझो, ग्लोबल टेम्परेचर राइज़ हुआ, ठीक है, राइज़ होने के बाद मान लो कि परमाफ्रॉस्ट रीजन जो है वो मेल्ट होगा, सी फ्लोर गर्म होगा, सी फ्लोर गर्म होगा तो मीथेन हाइड्रेट डीस्टेबलाइज होगा, और मीथेन हाइड्रेट डीस्टेबलाइज होगा तो उससे मीथेन गैस जो है लीक करेगा, और वो मीथेन गैस वापस से एटमॉस्फेयर में जाएगा, वापस से और गर्म करेगा, और ज़्यादा जो है ग्लेशियर्स मेल्ट करेंगे, सी फ्लोर गर्म होगा, और ज़्यादा जो है मीथेन हाइड्रेट से मीथेन लीक करेगा और एटमॉस्फेयर में जाएगा, फिर वो फर्दर एटमॉस्फेयर को और ज़्यादा गर्म करेगा। इस चीज़ को कहते हैं पॉजिटिव फीडबैक लूप। और सोचो कि धरती कितना ज़्यादा जो है गर्म हो सकता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये चीज़ है, और हमारे पास जितने नेचुरल गैस मौजूद है उससे कई ज़्यादा भारी मात्रा में मीथेन हाइड्रेट मौजूद है। समझ में आ रहा है कि नहीं। मीथेन हाइड्रेट को समझो मेरे भाई, मीथेन हाइड्रेट जो है वो परमाफ्रॉस्ट रीजन और सी फ्लोर में भारी मात्रा में है। अगर धरती गर्म होता है, चूँकि धरती गर्म हो रहा है, अब ऐसा तो नहीं है कि मीथेन अभी
एटमॉस्फेयर में जितना मीथेन अभी ऑलरेडी मौजूद है उसी से धरती बहुत गर्म हो रहा है। धरती गर्म होगा तो सी फ्लोर गर्म होगा, सी फ्लोर गर्म होगा तो ये लो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर बनेगा, और जैसे हाई टेम्परेचर बनेगा, ठीक है, क्या होगा, ये जो मीथेन हाइड्रेट के भीतर मीथेन है वो निकलना चालू करेंगे, लीक करना चालू करेंगे, क्योंकि वो उनके लिए ये कंडीशन है, ठीक है। लेकिन ये कंडीशन अगर डिस्टर्ब होगा, लो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर पे बनेगा, तो मीथेन हाइड्रेट से मीथेन लीक करेंगे और जा करके एटमॉस्फेयर में तहलका मचाएंगे। या अगर इंसान जो है अपने एनर्जी नीड को पूरा करने के लिए अगर मीथेन हाइड्रेट से मीथेन को एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करता है और इस प्रोसेस में किसी तरीके से मीथेन अगर लीक हो जाता है, तो भी भारी नुकसान जो है वो मानव सभ्यता को झेलना पड़ सकता है। धरती को नहीं बोल सकते, धरती क्या झेलेगी, अल्टीमेटली मानव सभ्यता को झेलना पड़ेगा, ठीक है। तो मीथेन हाइड्रेट से इतनी बातें याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछे जा सकते हैं। अब आते हैं क्लाइमेट चेंज के ऊपर। क्लाइमेट चेंज है ना। क्लाइमेट चेंज क्या है? देखो, लंबे समय तक अगर टेम्परेचर और वेदर पैटर्न में बदलाव को ही क्लाइमेट चेंज कहते हैं। सिंपल सी बात है। क्लाइमेट चेंज तुमसे पूछे जलवायु परिवर्तन क्या होता है, तो लंबे समय के लिए अगर जो है टेम्परेचर और वेदर पैटर्न में बदलाव, वेदर पैटर्न का मतलब हो गया कि बारिश हुई तो बहुत ज़्यादा हो गई कि फ्लड लेके आ गई, या बिल्कुल ही नहीं हुई सूखा पड़ गया, या इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई, ठीक है, समझ में आ रहा है, या ठंडी हुई तो इतनी ठंडी हुई कि बर्फ़ गिरा दिया, समझ में आ रहा है। तो इसको बोलते हैं वेदर पैटर्न। तो अगर टेम्परेचर और वेदर पैटर्न में, एकदम याद रख लो इस क्लाइमेट चेंज का डेफिनेशन को, लॉन्ग टर्म शिफ्ट्स इन टेम्परेचर एंड वेदर पैटर्न, ठीक है। टेम्परेचर और वेदर पैटर्न में लंबे समय तक के बदलाव को ही जो है क्लाइमेट चेंज कहते हैं, लॉन्ग टर्म शिफ्ट्स इन टेम्परेचर एंड वेदर पैटर्न, समझ में आ रहा है। अब क्लाइमेट चेंज के कॉन्सिक्वेंस क्या है, क्या परिणाम है, इस चीज़ को समझते हैं। एकदम अच्छे तरीके से समझेंगे कि भाई क्लाइमेट चेंज के परिणाम क्या है। तो देखो, सबसे पहले हम लोग नीति आयोग का डेटा तो उठाते हैं। नीति आयोग जो कि प्लानिंग कमीशन, जो कि एक तरीके से सर्वोच्च प्लानिंग करती है, ठीक है। भाई सरकार को कहाँ पे क्या करना है, कौन सी स्कीम चलानी है, क्या नहीं चलानी है, सारा प्लानिंग नीति आयोग होता है, नीति आयोग में करता है, ठीक है। तो नीति आयोग ने क्या कहा है कि आने वाले सालों में 600 मिलियन इंडियंस को जो है सीवियर वाटर शॉर्टेज का सामना करना पड़ सकता है। मतलब बहुत ज़्यादा वाटर शॉर्टेज, वाटर क्राइसिस का सामना करना पड़ सकता है। वाटर क्राइसिस का मतलब हो गया कि उनके पास पीने के लिए साफ़ पानी नहीं होगा, पर्याप्त पानी नहीं होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। एग्रीकल्चर करने के लिए पानी नहीं होगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो नीति आयोग ने ये कह रहा है कि आने वाले सालों में क्लाइमेट चेंज की वजह से 600 मिलियन इंडियंस को सीवियर वाटर शॉर्टेज का सामना करना पड़ सकता है, पहला। दूसरा, आईपीसीसी की रिपोर्ट आई थी, ठीक है, समझ में आ रहा है, समझाएंगे आईपीसीसी क्या होता है। आईपीसीसी की जो 6th रिपोर्ट आई थी, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मैं जितने पॉइंट्स लिखा हूँ सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए भी, मेंस के लिए भी, ठीक है। आईपीसीसी की 6th असेसमेंट रिपोर्ट क्या कहती है? आईपीसीसी की जो 6th असेसमेंट रिपोर्ट है, उसने पॉलिसी मेकर्स को सीधा वार्निंग दिया है, ठीक है, कि भाई क्लाइमेट चेंज बहुत परेशान कर सकता है, बहुत नुकसान हो सकता है क्लाइमेट चेंज की वजह से, समझ में आ रहा है। अभी हम देखेंगे चीज़ों को, क्लाइमेट चेंज की वजह से किस तरीके की परेशानियां हो सकती है। पहले हम लोग कुछ डेटा पढ़ लेते हैं। तो नीति आयोग का डेटा, चूँकि ये सारे रिसेंट डेटा है, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। नीति आयोग ने क्या कहा कि 600 मिलियन लोग आने वाले सालों में सीवियर वाटर शॉर्टेज का सामना करना पड़ेंगे, जो कि ट्रू है, ठीक है। और आईपीसीसी की रिपोर्ट, जो 6वीं रिपोर्ट आई है, 6th असेसमेंट रिपोर्ट, इस 6th असेसमेंट रिपोर्ट को AR6 भी कहते हैं, ठीक है, 6th असेसमेंट रिपोर्ट, उसने पॉलिसी मेकर्स को सीधा वार्निंग दिया है कि भाई क्लाइमेट चेंज जो है वो बहुत जो है इम्पैक्ट कर सकता है, ठीक है। क्लाइमेट चेंज, तो पॉलिसी मेकर्स को सीधा वार्निंग दिया है क्लाइमेट चेंज से होने वाले नुकसान के बारे में। अगर क्लाइमेट चेंज वल्नरेबिलिटी की बात करें तो भारत 5वें नंबर पे है। क्लाइमेट चेंज वल्नरेबिलिटी का मतलब होता है कि क्लाइमेट चेंज से किस देश को कितना नुकसान होगा, ठीक है। तो वैसी स्थिति में भारत जो है 5वें नंबर पे है, ठीक है। अब तुम समझो कि 2018 में
2018 में भारत को क्लाइमेट चेंज से 37 बिलियन यूएस डॉलर का नुकसान हुआ अकेले 2018 में, समझ रहे हो, 37 बिलियन डॉलर, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो पिछले 10 सालों में सरकार को सिर्फ फ्लड से, बाढ़ से 3 बिलियन यूएस डॉलर का अकेले नुकसान हुआ है, जो कि पूरे ग्लोबल इकोनॉमिक लॉस का अकेले 10% है। अगर पूरे दुनिया में अगर 100 रुपये का नुकसान सरकार को हुआ है तो उसमें अकेले भारत सरकार का 10 रुपये हुआ है। इस तरीके से ये सब कुछ डेटा हम लोग पढ़ रहे हैं, अभी समझ में आ रहा है। तो फ्लड से, बाढ़ से क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर टूट जाते हैं, ब्रिज टूट जाती है, बिल्डिंग्स गिर जाती है, टूट जाती है, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस होता है, लोग डिस्प्लेस हो जाते हैं, कई तरीके के इश्यूज आते हैं। और भारत सरकार को पिछले 10 सालों में 3 बिलियन डॉलर का नुकसान सिर्फ फ्लड की वजह से हुआ, और 2018 में 37 बिलियन डॉलर का अकेले का नुकसान हुआ। क्यों? क्लाइमेट चेंज की वजह से, ठीक है। अब आते हैं कि क्लाइमेट चेंज से होता है क्या। देखो, क्लाइमेट चेंज से अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम आर्कटिक आइस की बात करते हैं, अभी अंटार्कटिक आइस की भी बात करेंगे, ठीक है। आर्कटिक आइस की बात करते हैं, ठीक है भाई। आर्कटिक मतलब भारत धरती के जो एकदम नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल हमें पता है, ये जो नॉर्थ पोल है यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बर्फ़ जमे हुए हैं, यहाँ पे धूप नहीं आती, यहाँ पे बर्फ़ जमे हुआ, आर्कटिक। तो आर्कटिक आइस जो है वो क्या हो रहा है, वो कमज़ोर पड़ रहे हैं, वो मेल्ट कर रहे हैं, क्योंकि ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो आर्कटिक आइस जो है वो मेल्ट कर रहे हैं। अच्छा, तो आर्कटिक आइस अगर मेल्ट कर रहा है तो इससे समस्या क्या है? समस्या है कि वहाँ के जो वाइल्ड लाइफ है, वहाँ पे जो पोलर बियर होते हैं, वहाँ पे जो सी बर्ड्स होते हैं, ठीक है, जो कि अपने सर्वाइवर के लिए उसी माहौल पे डिपेंड करते हैं, उसी रीजन पे डिपेंड करते हैं, ठीक है, वो सारे इफ़ेक्ट होंगे, है कि नहीं? समझ में आ रहा है कि अगर आर्कटिक आइस मेल्ट कर रहा है मेरे भाई, अगर कमज़ोर पड़ रहा है तो वाइल्ड लाइफ को नुकसान है, वहाँ के वाइल्ड लाइफ को नुकसान है, ठीक है। और मैंने तुमको क्या बताया कि ऐसी स्थिति में अंदर में जो मीथेन स्टोर है वो भी रिलीज़ होगा, तो अंदर में जो कार्बन मीथेन स्टोर है वो भी बाहर आएगा, और वो बाहर आएगा तो और ज़्यादा गर्म करेगा, क्लाइमेट चेंज को और ज़्यादा वर्स करेगा, है ना, आर्कटिक आइस। अब हम बात कर लेते हैं ग्रीनलैंड आइस शीट्स की। ग्रीनलैंड आइस शीट्स, ठीक है भाई, ग्रीनलैंड बोल करके जो जगह है, पूरा ग्रीनलैंड का 80% बर्फ़ से ढका हुआ है, पूरे ग्रीनलैंड का 80% बर्फ़ से ढका हुआ है, और वो ग्रीनलैंड के जो बर्फ़ है वो भी अपने मास को मतलब तेज़ी से पिघल रहे हैं, वो भी तेज़ी से पिघल रहे हैं। अच्छा, उनके पिघलने से क्या होगा? उनके पिघलने से होगा सी लेवल राइज, सी का लेवल बढ़ जाएगा, सी लेवल बढ़ जाएगा, समझ में आ रहा है। और अगर सी लेवल बढ़ जाएगा तो क्या होगा? तो जो कोस्टल कम्युनिटीज़ हैं, ऐसी कम्युनिटीज़ जो समुद्र के किनारे बसी हुई है, ठीक है, अगर भारत में बात करें तो भारत जैसे उड़ीसा बहुत ज़्यादा वल्नरेबल बताया जाता है, ठीक है। तो जो कोस्टल कम्युनिटीज़ है, जो लो लाइंग आइलैंड्स है, ठीक है, समझ में आ रहा है, ऐसे आइलैंड्स जो लो लाइंग के मतलब कि एकदम समुद्री स्तर के साथ ही लगे हुए हैं, जो लो लाइंग आइलैंड्स, एग्जाम्पल के तौर पे तुवालू आइलैंड बताया जा रहा है कि तुवालू आइलैंड बहुत जल्द डूबने वाला है, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे याद रखना। जाकर्ता आइलैंड, चूँकि जाकर्ता आइलैंड डूबने वाला है, इंडोनेशिया ने अपनी राजधानी को जाकर्ता से कहीं और शिफ्ट कर दिया है ना, समझ में आ रहा है, दूसरे आइलैंड पे शिफ्ट कर दिया, ठीक है। तो सी लेवल के होने से कोस्टल कम्युनिटीज़ का नुकसान है, ठीक है, लो लाइंग आइलैंड्स का नुकसान है, ठीक है। कोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर, जो समुद्र के सामने जो ब्रिज बनी हुई है, जो रोड बनी हुई है, सड़कें बनी हुई हैं, जितनी भी चीज़ें बनी हुई हैं, बिल्डिंग्स बनी हुई है, उसका नुकसान है, ठीक है। जैसे कि मैंने तुमको बताया कि भारत ने 3 बिलियन डॉलर का नुकसान सिर्फ झेला है फ्लड के वजह से, ठीक है, कोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर को रिपेयर करने में, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो सी लेवल राइज से दो चीज़ें हैं, एक तो ये वाली नुकसान है, कोस्टल कम्युनिटीज़ जो है नुकसान है, उस लो लाइंग आइलैंड्स, कोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, और सॉल्ट वाटर इंट्रूजन। जब सी लेवल बढ़ता है तो पानी क्या होता है, पानी जो है वो ह्यूमन टेरिटरी में घुस जाता है, ठीक है, और ह्यूमन टेरिटरी में घुस के, चूँकि हमको पता है कि समुद्र का पानी खारा होता है, उसमें नमक ज़्यादा होता है, वो जा कर के फ्रेश वाटर से मिल जाता है। फ्रेश वाटर मतलब जो पानी हम पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, एग्रीकल्चर में इस्तेमाल करते हैं, उसमें जाके मिल जाता है, और उसमें जाकर के मिल जाएगा तो क्या होगा, वो पानी को हम पी नहीं सकेंगे, वो पानी को हम एग्रीकल्चर में इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे, ठीक है। तो ये भी एक नुकसान है। तो एक तरीके से वाटर स्कार्सिटी ही हमें देखने को मिल सकता है, समझ में आ रहा है। तो ये चीज़ है। उसके बाद हिमालयाज़ में स्नोफॉल कम हो रहा है। अगर हिमालयाज़ में स्नोफॉल कम हो रहा है मेरे भाई, तो
हमारे भारत की अगर बात करें, मैं भारत के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ, भारत में ज़्यादातर नदियाँ जो है वो हिमालय से आती है। चाहे तुम गंगा की बात कर लो, सतलज की बात कर लो, ब्यास की बात कर लो, तो भारत में ज़्यादातर नदियाँ जो है वो हिमालय से आती है। तो अगर हिमालय में बर्फ़ ही नहीं होंगे तो वो नदियाँ आएंगी कहाँ से? वो नदियों में पानी नहीं होगा, और अगर वो नदियों में पानी नहीं होगा तो हमारे जो पानी का यूज़ है भाई, हम पानी का यूज़ पीने के लिए करते हैं, हम पानी का यूज़ एग्रीकल्चर में करते हैं, हम पानी का यूज़ जो है वो हाइड्रो पावर प्लांट में करते हैं, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए करते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर नदी में पानी ही नहीं होगा तो हमें सीवियर वाटर शॉर्टेज देखने को मिलेगा, ठीक है। और अगर वाटर शॉर्टेज देखने को मिलेगा तो हमारे पास पानी नहीं होगा, ठीक है, हम पानी पी नहीं सकते, ठीक है, हम इलेक्ट्रिसिटी पैदा नहीं कर सकते, तो हमारी एनर्जी इनसिक्योरिटी भी होगी। एग्रीकल्चर के लिए पानी नहीं होगा तो फूड इनसिक्योरिटी होगी, ठीक है, पीने के लिए पानी नहीं होगा। और जैसा कि नीति आयोग ने बताया कि आने वाले सालों में 40% इंडियंस जो है वो वाटर स्कार्सिटी का सामना कर सकते हैं। और आईपीसीसी की जो छठी रिपोर्ट थी उसने भी वार्निंग दिया, ठीक है, कि भाई 40% इंडियंस जो है वो 2050 तक वाटर स्कार्सिटी को फेस करेंगे। अभी मैंने बताया ना आईपीसीसी के सिक्स असेसमेंट रिपोर्ट, ये चीज़ें याद रखना। जब तुम क्लाइमेट चेंज में किसी को तर्क दे रहे होगे तो आईपीसीसी ने क्या कहा, नीति आयोग ने क्या कहा, यही चीज़ें काम आएगी आंसर लिखने में भी, ठीक है। उसके बाद ओशियन एसिडिफिकेशन क्या होता है कि जब एटमॉस्फेयर में एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना, उसको समंदर अपने में अब्जॉर्व कर लेते हैं। अब जब समंदर अपने में अब्जॉर्व कर लेते हैं तो समंदर में रहने वाले जो जीव है, जो मरीन लाइफ है, वो इफ़ेक्ट होते हैं, ठीक है, खास करके कोरल रीफ्स, ठीक है भाई। कोरल रीफ्स के बारे में भी हम लोग बाद में पढ़ेंगे। कोरल रीफ्स बेसिकली तुम देखोगे वीडियो वगैरह में कि समंदर में बहुत सारे कलरफुल कलर के हमें कुछ पेड़ पौधे टाइप के दिखाई देते हैं, वो वास्तविक में कोरल रीफ्स है, ठीक है। बेसिकली मान लो कि वो पता नहीं कितने समुद्री जानवरों का, कितने समुद्री जो एक्वाटिक लाइफ है, मैरीन लाइफ है, उनका घर है वो। तो ऐसी स्थिति में अगर कोरल रीफ्स ही डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, इफेक्ट हो जाएंगे, तो सोचो कि कितने सारे जो मैरीन स्पेसिस है उनको नुकसान पहुंचेगा। समझ में आ रहा है? ऐसी स्थिति में जो फिश स्पेसिस है वो उसमें भी डिक्लाइन देखने को मिलेगा। तो अगर जब फिश में हमें डिक्लाइन देखने को मिलेगा तो भाई फिशरीज़ कम्युनिटीज़ जो सीधा फ़िश पे अपने जीवन निर्वाह के लिए डिपेंड करती है, अपने सर्वाइवल के लिए जो लोग डिपेंड करते हैं, जो फिशरीज़ कम्युनिटीज़ है, ठीक है, वो उन पे असर पड़ेगा। और फ़िश जो है वो एक बहुत ही सस्ता प्रोटीन का सोर्स है, वो भी जो है हमें नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है? अगर फिशरीज़ कम्युनिटीज़ भारत में कितने मायने रखती है तो याद रखना, भारत जो है वो दुनिया का तीसरा लार्जेस्ट फ़िश प्रोड्यूसर है। और भारत में सबसे ज़्यादा फ़िश कहाँ पे प्रोड्यूस होता है? आंध्र प्रदेश में। ये डेटा याद रखना, ये सारे फैक्ट प्री के क्वेश्चंस लगाने में आसानी मिलेगा, ठीक है। उसके बाद अब बात करते हैं एक्सट्रीम वेदर इवेंट के बारे में। देखो कितनी सी चीज़ें हमने देख लिया भाई, कितना नुकसान है, ठीक है। हमने कुछ डेटा देखा, फिर हमने आर्कटिक आइस के बारे में देखा कि भाई आर्कटिक आइस जो है वो पिघल रहा है, तो उससे वहाँ के जो वाइल्ड लाइफ है उनको खतरा है। स्टोर्ड कार्बन मीथेन वहाँ से निकल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमने ग्रीनलैंड आइस शीट्स के बारे में देखा कि भाई ग्रीनलैंड आइस शीट्स भी तेज़ी से पिघल रहा है, उससे सी लेवल राइज़ हो रहा है। सी लेवल राइज़ होने से जो लोग कोस्टल कम्युनिटीज़ वाले जो लोग हैं, जो समंदर के किनारे में जो रहते हैं, ठीक है, जो आइलैंड्स हैं, लो लाइंग आइलैंड्स, वो सभी जो है थ्रेटेंड है, वो सभी, उन सभी को खतरा है कि नहीं। हमारी कोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर नुकसान हो जाती है। सॉल्ट वाटर जो है वो आ जाएगा, सॉल्ट वाटर का इंट्रूजन, जिसकी वजह से जो है हमारी पानी फ्रेश वाटर ख़राब हो जाएगी, हमारी एग्रीकल्चर के लिए हमारी एग्रीकल्चर ख़राब हो जाएगी, है ना। कितनी सारी चीज़ें देखा हमने। ओशन एसिडिफिकेशन के बारे में देखा। अब आते हैं एक्सट्रीम वेदर इवेंट के बारे में, ठीक है। फिर हमने देखा कि हिमालय में जो है स्नोफॉल का कम हो जाना वो हमारी नदियों को इफेक्ट करेगा, और अगर नदी में पानी नहीं होगा तो हमारे पास पीने के लिए पानी नहीं होगा, हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए पानी नहीं होगा, हमारे पास एग्रीकल्चर के लिए पानी नहीं होगा। समझ पा रहे हो? और ऐसी स्थिति में तुम समझो कि अगर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए पानी नहीं है तो फैक्ट्रीज़ कैसे चलेगी, इंडस्ट्रीज़ कैसे चलेगी। अगर इंडस्ट्रीज़ बंद हो गई तो इकोनॉमिक लॉस होगा। इकोनॉमिक लॉस का मतलब क्या होता है? जब हम बात करते हैं इकोनॉमिक लॉस का मतलब होता है कि जॉब्स चली जाएगी, लोगों के पास जो है, लोगों की जो परचेसिंग पावर है वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। लोग जो है कुछ भी चीज़ खरीदना, इनफैक्ट बेसिक फूड भी खरीदना अफोर्ड नहीं कर सकते, ऐसी स्थिति भी आ सकती है, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं? फिर लोग जो है वो खाना पानी की काम की तलाश में एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाएंगे, तो डिस्प्लेसमेंट होगा, माइग्रेशन होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? कई सारे इश्यूज आते हैं भाई,
ठीक है। अब एक्सट्रीम वेदर इवेंट का मतलब है कि हरिकेन्स जो हमें देखने को मिलते हैं, हरिकेन्स फ्लड्स जो हमें देखने को मिलते हैं, वो बहुत ज़्यादा हमें मिलेंगे, बहुत फ्रीक्वेंट मिलेंगे, बहुत ज़्यादा मिलेंगे, है ना। अब देखो, जब भी फ्लड होता है या हरिकेन्स आते हैं, ठीक है, तो इससे क्या होता है, लोग मारे जाते हैं, फैटेलिटीज़ होती है, ठीक है, लोगों का घर टूट जाता है, वो लोग जो है बहुत ज़्यादा थ्रेटेंड होते हैं तो वो माइग्रेट कर जाते हैं, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान होता है, बीमारियां फैलती है, खास करके मलेरिया डेंगू जैसी बीमारियां फैलती है। जब ऐसी बीमारियां फैलती है तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी बर्डन पड़ता है। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो देखो ये चीज़ है। दूसरी बात जो है, चूँकि एटमॉस्फेयर ज़्यादा गर्म हो रहा है तो उससे वाइल्ड फायर होते हैं, आग जल जाते हैं और जंगल में आग लग जाते हैं। जब जंगल में आग लग जाते हैं तो जंगल में कितने सारे जानवर रहते हैं, पशु पंछी रहते हैं, वो इफ़ेक्ट होते हैं, मतलब हमारी बायोडाइवर्सिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। ओजोन क्या है, पढ़ेंगे। ओजोन बेसिकली एक लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर में, वो तुम पढ़ना, अभी ओजोन को रहने दो। ओजोन को जब हम पढ़ेंगे एटमॉस्फेरिक लेयर्स के बारे में, ठीक है, एटमॉस्फेयर के बारे में जब पढ़ेंगे तब हम ओजोन को अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो वाइल्ड फायर से देख लो क्या क्या नुकसान है। उसके बाद बहुत लंबे समय तक सूखा पड़ जाता है। बारिश होती है तो फ्लड आ जाता है, नहीं होती तो सूखा पड़ जाता है। जब सूखा पड़ जाता है भाई, तो हमारा जो फूड सिक्योरिटी है, फूड सिक्योरिटी का मतलब कि हमारे पास जो पर्याप्त खाना है वो असर पड़ता है। क्योंकि भाई अगर पानी नहीं होगा, ड्राउट होगा तो एग्रीकल्चर नहीं होगा, और एग्रीकल्चर नहीं होगा तो खाना कहाँ से आएगा। तो हमारी फूड सिक्योरिटी जो है वो थ्रेट हो जाती है, ठीक है। वाटर स्कार्सिटी थ्रेट हो जाती है, किसानों के इनकम जो है वो ख़त्म हो जाती है। एनर्जी सिक्योरिटी भी हमारी जो है वो, चूँकि ड्राउट है, पानी नहीं है, तो अगर पानी नहीं है तो हम हाइड्रो पावर प्लांट को नहीं चला पाएंगे, हमारे पास एनर्जी सिक्योरिटी नहीं होगा, ठीक है। अब सोचो अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगा तो कितना भारी नुकसान हो सकता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम रीन्यूएबल एनर्जी की तरफ चले, जैसे कि सोलर एनर्जी की तरफ चले, है कि नहीं। उसके बाद ऐसी स्थिति में जो टूरिज़्म सेक्टर है वो भी इफ़ेक्ट होता है। भाई अगर तुमको पता है कि जो है उत्तराखंड में जो है लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं, वहाँ पे जो है बाढ़ आ गया है, फ्लड आ गया, तो ऐसी स्थिति में कोई लोग जाएगा उत्तराखंड घूमने के लिए, या विदेश से कोई आएंगे उत्तराखंड घूमने ही आएंगे। तो टूरिज़्म सेक्टर, तो कई ऐसे रीजन है जो टूरिज़्म पर डिपेंड करते हैं, उनका भी जो है टूरिज़्म सेक्टर इफेक्ट होगा। तो देखो ये सारी चीज़ें हैं भाई, तो ये एकदम याद रखना है तुमको पूरा का पूरा ये चीज़, ठीक है। ये कॉन्सिक्वेंस क्या क्या है, क्लाइमेट चेंज के कॉन्सिक्वेंस क्या क्या हो सकते हैं, थोड़ा सोचा करो, है ना। थोड़ा समझने की कोशिश करना होगा, थोड़ा फील लाना पड़ेगा कि ये सिचुएशन कितना गंभीर है, कितना सीरियस है, कितना सीरियस इशू है, इस चीज़ को समझना होगा, ठीक है। चूँकि तुम वाटर स्कार्सिटी फील नहीं कर रहे, मैं फील नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये नहीं कि अभी मैं फील नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आने वाले जनरेशन को, अभी हम जो पढ़ रहे हैं, अगर चीज़ें सुधारी नहीं गई तो आने वाले जनरेशन को ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ेगी। उनके पास पीने के लिए पानी नहीं होगा, हो सकता है पानी जो है वो कैप्सूल की तरह बिके मार्केट में, ठीक है, बहुत महंगे दामों में, ठीक है। ये सारी चीज़ें पॉसिबिलिटीज़ है अगर आज हमने सही स्टेप नहीं लिया, ठीक है। चलो अब देखो, अब इतना तो समझ में आ गया। सवाल उठता है कि ठीक है भैया, मतलब कि इतना तो समझ में आ गया है कि ये जो क्लाइमेट चेंज है ये बहुत ज़्यादा गैसेस के, जो एटमॉस्फेयर में जो खतरनाक गैसेस जा रही है उनके वजह से हो रहा है। तो ये गैसेस साला छोड़ कौन रहा है, सबसे ज़्यादा कौन छोड़ रहा है? तो भाई सबसे ज़्यादा चाइना एमिट करता है। भाई चाइना 30% कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करता है। सबसे ज़्यादा एमिट कौन करता है? चाइना, ठीक है। चाइना इज़ द लार्जेस्ट एमिटर, ठीक है। चाइना सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करता है, उसके बाद यूएसए, उसके बाद इंडिया। तो इंडिया तीसरे नंबर पे आता है। इंडिया मात्र 4% रिलीज़ करता है। इंडिया मात्र 4% रिलीज़ करता है। सबसे ज़्यादा कौन रिलीज़ करता है? चाइना, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं कुछ एग्रीमेंट को लेकर के, जहाँ से हमारा इंटरनेशनल रिलेशन का ओवरलैपिंग टॉपिक चालू होता है। देखो 16 सितंबर 1987 में एक एग्रीमेंट किया गया जिसका नाम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल बेसिकली कनाडा का एक शहर है, ठीक है। डेट याद रखना बहुत ज़रूरी है। 16 सितंबर 1987। 16 सितंबर को हम मनाते हैं वर्ल्ड ओजोन डे। ये देखो 16 सितंबर को हम मनाते हैं वर्ल्ड ओजोन डे, ठीक है। तो 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, इस एग्रीमेंट को साइन किया गया, और इसीलिए 16 सितंबर को हम क्या मनाते हैं? वर्ल्ड ओजोन डे। मॉन्ट्रियल कनाडा का एक शहर है, ठीक है। अब ये एग्रीमेंट को क्यों साइन किया गया? देखो
अंटार्कटिका में देखा गया, सबसे पहले तुमको थोड़ा ओजोन के बारे में पढ़ाता हूँ। देखो ओजोन क्या है ना, हमारा जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर क्या होता है, धरती जो है, कोई भी प्लैनेट चारों तरफ गैसेस से घिरी हुई हो उसी को हम एटमॉस्फेयर कहते हैं, ठीक है। और जिस प्लैनेट में ऐसा चीज़ नहीं है उसको हम कहते हैं कि इस प्लैनेट का कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। तो धरती भी चारों तरफ गैसेस से घिरी हुई है कि नहीं। अब इस गैसेस के कुछ लेयर्स में हमने बांट रखे हैं, हमारी स्टडी के कन्वीनियंस के लिए हमने इस एटमॉस्फेयर, हमारा ये जो गैसेस है, लेयर्स ऑफ गैसेस है, उसको हमने कुछ लेयर्स में बांट रखे हैं, उसको हम एटमॉस्फेरिक लेयर कहते हैं। जैसे कि जो पहला लेयर है वो है ट्रोपोस्फेयर का, ये धरती है। अब देखो जो पहला लेयर है वो ट्रोपोस्फेयर है, दूसरा लेयर स्ट्रेटोस्फेयर है, तीसरा लेयर तुम्हारे जाकर के मेसोस्फेयर है, उसके बाद जो है तुम्हारा एक्सोस्फेयर है, ठीक है। सॉरी मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ। पहला लेयर तुम्हारा ट्रोपोस्फेयर है, फिर स्ट्रेटोस्फेयर है और फिर मेसोस्फेयर है, ओके। और उसके बाद जो है एक्सोस्फेयर है, ऐसे करके मैं थोड़ा भूल रहा हूँ, ठीक है। टोटल 5 लेयर्स होती है, ठीक है। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर और उसके बाद एक आता है, हाँ, उसके बाद आइनोस्फेयर और एक्सोस्फेयर, ठीक है। तो इस तरीके से टोटल 5 लेयर्स में हमने बांट रखा है। तो जो दूसरा वाला लेयर है ना, स्ट्रेटोस्फेयर, इस स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन पाया जाता है। ओजोन का मतलब होता है O3, ओजोन पाया जाता है, O3 पाया जाता है। ये करता क्या है, ये सूरज से आने वाली जो हाई एनर्जी रेडिएशन है, जैसे कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, उसको जो है रोकती है धरती में आने से, उसको जो है एक तरीके से एक प्रोटेक्शन लेयर का काम करती है, ठीक है। अगर वो ना हो तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन धरती पे आएंगे और कई तरीके की हार्मफुल रेडिएशंस आएंगे, उससे हमें कई तरीके की बीमारियां पैदा हो सकती है, हमें स्किन कैंसर हो सकता है, हमें ब्लाइंडनेस आ सकता है, कैटरेक्ट, कई तरीके की बीमारियां का सामना हमें करना पड़ सकता है, ठीक है। तो भाई, तो समझ पा रहे हो कि O3 कितना क्रूशियल है हमारे लिए, कितना ज़रूरी है O3 का मौजूद होना स्ट्रेटोस्फेयर में, ठीक है। तो 1980 के दशक में पाया गया, 1980s में पाया गया कि अंटार्कटिका में, अंटार्कटिका मतलब कि हमारी धरती का जो एकदम साउथ पोल है अंटार्कटिका, ठीक है, अंटार्कटिका में ओजोन होल पाया गया। 1980 में, 1980s में अंटार्कटिका में ओजोन होल देखने को मिला। अब ओजोन होल का मतलब नहीं कि छेदा हो गया ओजोन में, नहीं। ओजोन होल का मतलब है कि लेयर्स जो है वहाँ पे बहुत पतले दिखाई दिए, बहुत कमज़ोर दिखाई दिए। समझ में आ रहा है? जो ओजोन लेयर है, जो O3 की जो मात्रा है वो बहुत कम वहाँ पे साइंटिस्ट ने ऑब्ज़र्व किया। और जब वहाँ पे बहुत साइंटिस्ट ने ऑब्ज़र्व किया कि O3 यहाँ पे कमज़ोर पड़ रहा है, सोचो ये कितना जो है, कितना सीरियस मैटर था कि तुरंत एक जो है अंतर्राष्ट्रीय बैठक बुलाई गई 16 सितंबर 1987 को और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को साइन किया गया, ठीक है। समझ में आ रहा है? इसमें बोला क्या गया, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में बोला गया कि ODS के प्रोडक्शन और कंजम्पशन को हमको बंद करना है। ODS का मतलब होता है ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस। बेसिकली ओजोन कमज़ोर पड़ क्यों रहा है? ओजोन कमज़ोर पड़ रहा है कुछ ऐसे सब्सटेंस से जो इंसान प्रोड्यूस कर रहे हैं और उसका यूज़ कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, मतलब कंज्यूम मतलब खा नहीं रहे, उसको प्रोडक्शन में यूज़ कर रहे हैं। तो ओजोन क्यों कमज़ोर पड़ रहा है? ओजोन कमज़ोर पड़ रहा है ODS की वजह से। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में ये तय किया गया कि जो ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेस है, जैसे कि कार्बन, तुम्हारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये CFC, ठीक है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, हैलोन्स, ये सारी चीज़ें ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस है। तो भाई मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बहुत ही इंपॉर्टेंट याद रखना, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में तय किया गया कि ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस को हमको फेज आउट करना है, मतलब इसका प्रोडक्शन को धीरे धीरे ख़त्म करना है, ठीक है। समझ में आ रहा है? अब ये जो सारी चीज़ें हैं, ये जो ODS, जो ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस, इसका यूज़ कहाँ करते हैं? इसका यूज़ है वो कई चीज़ में होता है, रेफ्रिजरेटर में होता है, एयर कंडीशनर में होता है, फोम बनाने वाली फैक्ट्रियाँ इसको यूज़ करती है, एरोसोल प्रोपेलेंट्स में इसका होता है, ठीक है। तो याद रखना, ये प्रीलिम्स UPSC का पूछा गया सवाल है कि CFC का इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ पे करते हैं, इस तरीके से प्रीलिम्स का पूछा गया सवाल है। तो याद रखना, देख लो कहाँ कहाँ पे करते हैं, यहाँ पे इन सारी चीज़ों का यूज़ होता है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में बोला गया कि ODS के प्रोडक्शन को बंद करो भाई, धीरे धीरे, एक बार में तो नहीं बंद कर सकते, धीरे धीरे बंद करो, मतलब फेज आउट करो, धीरे धीरे ODS के प्रोडक्शन को बंद करो, ठीक है। और ये 2016 में एक अमेंडमेंट हुआ था, मतलब इसमें एक बदलाव आया था जिसको हम कहते हैं किगाली अमेंडमेंट।
किगाली बेसिकली रवांडा, जो कि एक अफ्रीकन कंट्री है, रवांडा की सबसे बड़ी सिटी भी है और राजधानी भी है किगाली। तो 2016 में किगाली अमेंडमेंट हुआ और बोला गया कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, इसमें क्या बोला गया कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को जो है हमें अब बंद करना है। ठीक है, तो 2016 का अमेंडमेंट ये स्पेसिफिकली हाइड्रोफ्लोरोकार्बन से संबंधित था कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को के प्रोडक्शन को हमें फेज आउट करना है। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गया। अब तुम समझो कि भाई मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ना, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये बहुत ही सक्सेसफुल, अगर हम लोग जो है पर्यावरण में जो हमारे इंटरनेशनल जो इन्वायरमेंटल एग्रीमेंट्स है, इन्वायरमेंटल एग्रीमेंट्स में अगर देखा जाए तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बहुत ही सक्सेसफुल एग्रीमेंट के तौर पे देखा गया है। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक मिसाल सेट करता है, एक प्रेसिडेंट सेट करता है, प्रेसिडेंट को हिंदी में मिसाल कहते हैं, एक मिसाल सेट करता है कि देखो जैसे कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को क्यों साइन किया, क्योंकि ओजोन लेयर डिप्लीट हो रहा था। अब ओजोन लेयर अगर ख़त्म हो रहा है तो क्या वो किसकी समस्या है, वो ग्लोबल समस्या है। नहीं, ओजोन लेयर डिप्लीट होंगे तो पूरी दुनिया इफेक्ट होगी, पूरी दुनिया प्रभावित होगी। ऐसा थोड़ी कि कोई अकेले एक देश प्रभावित होगा, पूरी दुनिया प्रभावित होगी, विच मीन्स कि ओजोन का डिप्लीट होना एक ग्लोबल चैलेंज था। ठीक है, तो भाई मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये बताता है कि ग्लोबल चैलेंज आज भी हमारे पास कई सारे हैं। जिस तरीके से हमने साथ बैठ करके ओजोन वाली समस्या का हल निकाला, वैसे ही आज ग्लोबल चैलेंजेस क्या हैं। आज ग्लोबल चैलेंजेस है जैसे तुम्हारा जाके क्लाइमेट चेंज एक ग्लोबल चैलेंज है। ग्लोबल चैलेंज का मतलब क्या होता है कि सारे दुनिया के सारे देशों से प्रभावित हो जाए, तो वो चीज़ है। टेररिज्म, आज दुनिया टेररिज्म से भी ये भी एक ग्लोबल चैलेंज है। साइबर थ्रेट, ये भी एक ग्लोबल चैलेंज है ना। तो कई तरीके की ग्लोबल चैलेंज है और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बताता है कि अगर जो है इसमें 3 चीज़ें याद रखना कि भाई अगर कोऑर्डिनेटेड एफर्ट हो, देखो कोऑर्डिनेटेड एफर्ट, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एंड टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, ये 3 वर्ड मैंने याद रखे हैं अपने आंसर राइटिंग को बेहतर बनाने के लिए। सिंपल भाषा में अगर मैं बोलूँ कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बताता है कि दुनिया अगर साथ में बैठे अपने लिए एक फ्रेमवर्क तैयार करे, ठीक है, टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करे, तो किसी भी तरीके की ग्लोबल चैलेंजेस को टैकल किया जा सकता है, जैसे कि ओजोन को किया गया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के माध्यम से। समझ में आ रहा है, ये बहुत ही सक्सेसफुल था। सक्सेसफुल इसलिए था क्योंकि यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट थी। यूनाइटेड नेशन ने कहा कि ओजोन होल जो है वो धीरे धीरे लेकिन नोटिसेबली इम्प्रूव कर रहा है और आने वाले 43 साल में जो है पूरे तरीके से रिकवर हो जाएगा। मतलब कि ओजोन सफिशिएंट मात्रा में वहाँ पे आ जाएगी, ओजोन होल जहाँ पे क्रिएट हुआ था आ जाएगी। समझ में आ रहा है भाई? ठीक है, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को तुमको याद रखने की ज़रूरत है। अब 1987 के मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बाद हम चलते हैं 1992 का अर्थ समिट। अब देखो 5 साल का गैप है, याद रखा जा सकता है। ठीक है, 5 साल का गैप है, याद रखा जा सकता है। 1992 का अर्थ समिट, अब ये अर्थ समिट कहाँ पे हुआ था? ये ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरियो में हुआ था। ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरियो में 1992 में अर्थ समिट को बुलाया गया। ठीक है, अर्थ समिट यहीं पे समझो। और इसी अर्थ समिट को जो है बेसिकली अर्थ समिट को जो है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट UNCED के नाम से भी जानते हैं। तो 1987 का हमने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल देखा। उसके बाद 1905 साल के बाद ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरियो में अर्थ समिट हुआ। अर्थ समिट का ये भी एक नाम है जो ऑफिशियल नाम है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। ठीक है, अब इस अर्थ समिट का पर्पज़ क्या था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का पर्पज़ था कि भाई ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस को ख़त्म करना है ताकि ओजोन इम्प्रूव हो सके। ठीक है, तो अर्थ समिट का पर्पज़ था कि जो ग्लोबल इन्वायरमेंटल इश्यूज़ है उसको एड्रेस किया जा सके और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की जा सके। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि हम हमारी आर्थिक उन्नति भी हो, हम इकोनॉमिकली प्रोग्रेस भी करें, लेकिन साथ साथ हम इन्वायरमेंट को भी लेके चले, मतलब इन्वायरमेंट को कम से कम नुकसान पहुँचाए। ठीक है, इसको हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। समझ में आ रहा है? जैसे मान लो तुमने कहीं फैक्ट्री लगा दी, फैक्ट्री लगा के तुमने हज़ारों लोगों को नौकरी तो दे दी, ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी तो शुरू हो गई, ठीक है, लेकिन इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंच रहा है। अब इन्वायरमेंट को अगर तुम नुकसान पहुंचा रहे हो तो तुम कब तक इस चीज़ को चलाओगे? एक दिन ऐसा आएगा जहाँ पे इन्वायरमेंट साथ छोड़ देगा। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब हुआ कि हमें इकोनॉमिकली भी आगे बढ़ना है, लेकिन साथ साथ इन्वायरमेंट का भी ख्याल रखना है। ठीक है, तो आज समिट का पर्पज़ ये था कि भाई ग्लोबल इन्वायरमेंटल इश्यूज़ को एड्रेस किया जा सके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात किया जा सके। अब इसके आउटकम क्या थे? इस समिट का परिणाम क्या निकला? परिणाम निकला रियो डिक्लेरेशन। पहला 3 इंपॉर्टेंट परिणाम थे। पहला था रियो डिक्लेरेशन, उसके बाद एजेंडा 21, ठीक है, और उसके बाद फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स।
ये 3 इंपॉर्टेंट परिणाम थे। रियो डिक्लेरेशन, इसमें 27 प्रिंसिपल्स लाए गए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए 27 बातें की गई। एजेंडा 21 का मतलब हो गया कि ये 21st सेंचुरी को रेफर करता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो एजेंडा 21 में बताया गया कि किस तरीके से जो 21st सेंचुरी की जो इश्यूज़ है, जैसे कि पॉवर्टी हो गया, पॉपुलेशन हो गया, कंजम्पशन हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, उससे कैसे एड्रेस किया जाए। और उसके बाद फॉरेस्ट प्रिंसिपल का मतलब हो गया कि जंगलों को कैसे बचाया जाए, ठीक है, जंगलों को कैसे प्रिजर्व किया जाए। तो ये 3 इंपॉर्टेंट आउटकम थे अर्थ समिट के। और इसके अलावा याद रखना, इसी अर्थ समिट में यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC को अडॉप्ट किया गया। UNFCCC जैसे कि अभी की रिसेंटली COP28 हुआ है, UNFCCC का बहुत नाम सुनोगे, ठीक है। तो अर्थ समिट में ही यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज को अडॉप्ट किया गया, समझ में आ रहा, 9 मई 1992 को UNFCCC को अडॉप्ट किया गया, ठीक है भाई, इतना समझ में आया। अब याद रखना, UNFCCC को अडॉप्ट किया गया है, मीटिंग नहीं हुई है। जैसे कि एक सवाल पूछा गया प्रीलिम्स में कि UNFCCC की पहली बैठक कब हुई, तो पहली बैठक 1992 मत बोल देना। अरे भाई 1992 में UNFCCC को अडॉप्ट किया गया, ठीक है, बैठक नहीं हुई, बैठक तो अभी होगी, ठीक है। तो ये चीज़ समझो। तो UNFCCC को हमने कब अडॉप्ट किया, समरी थोड़ा समझते हैं, अर्थ समिट का कुछ समरी देख लेते हैं। देखो, अर्थ समिट ने बताया कि देश अगर साथ काम करे तो वो इन्वायरमेंटल से जुड़ी समस्याओं का हल निकाल सकती है, पहला तो ये। दूसरा कि इन्वायरमेंट को बचाना सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि सरकार के साथ साथ जो व्यापारी, जो बिजनेसेस हैं, इनफैक्ट जो इंडिविजुअल्स हैं, जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, सभी की जिम्मेदारी बनती है कि वो इन्वायरमेंट को बचाए। और इन्वायरमेंट से संबंधित जो चैलेंजेस हम फेस कर रहे हैं ना भाई, ये अर्जेंट है और हम देरी नहीं कर सकते। वी कैन नॉट अफोर्ड टू वेट एनी लॉन्गर। ये लाइन मैंने लिखा है अपने नोट्स में अपने आंसर राइटिंग के लिए, ठीक है। तो ये लाइन तुम पढ़ो ना पढ़ो, ये आंसर राइटिंग में मैं जब मैं इन्वायरमेंटल से संबंधित सवाल का आंसर करूँगा तो हम उसमें ये लाइन में ज़रूर यूज़ करूँगा कि द चैलेंजेस वी फेस आर अर्जेंट एंड वी कैन नॉट अफोर्ड टू वेट एनी लॉन्गर, ठीक है। तो ये अर्थ समिट की बात हो गई। अब आते हैं यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, समझ में आ रहा है, ठीक है। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज जो कि हमने 1992 के अर्थ समिट में अडॉप्ट किया। अब यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की जो बैठक होती है ना, उसको हम कहते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, COP। और इसी बैठक में जो है सारे डिसीजंस लिए जाते हैं। ये सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी है, ठीक है। तो UNFCCC की जो बैठक है, ये संस्था जो बैठक करवाती है, ठीक है, इस फ्रेमवर्क के तहत जो बैठक होती है उसको हम कहते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़, ठीक है, समझ में आया। और ये मीटिंग जो है साल में होती है, साल में एक बार होती है, ठीक है। तो ये जो मीटिंग है ये हर साल होती है, ठीक है। पहली जो मीटिंग हुई थी वो हुई थी बर्लिन में, ठीक है, बर्लिन में हुई थी, ठीक है, जर्मनी की राजधानी बर्लिन में हुई थी 1995 में। तो कहने का मतलब है कि 1992 में हमने अर्थ समिट में UNFCCC को अडॉप्ट किया, UNFCCC को अडॉप्ट किया। और UNFCCC की मीटिंग जो है वो 3 साल बाद 1995 में हुई। कहाँ पे हुई पहली मीटिंग? बर्लिन में हुई, जर्मनी की राजधानी में। और इसीलिए हम उसको COP1 कहते हैं। 1 का मतलब पहली मीटिंग। अभी है COP28 मतलब 28वीं मीटिंग, समझ में आ रहा है। अभी जो हुई ना COP28 UAE में, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब इस मीटिंग में होता है क्या है, इस मीटिंग में बेसिकली सारे देश आते हैं, ठीक है, नेगोशिएट करते हैं, क्लाइमेट रिलेटेड इश्यूज़ पे बात करते हैं, उस पर नेगोशिएट करते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें जो है वहाँ पे, क्योंकि ये ग्लोबल इश्यूज़ है, ग्लोबल इश्यूज़ है तो सभी देशों के रिप्रेजेंटेटिव्स को वहाँ पे होने की आवश्यकता है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब UNFCCC की जो हेडक्वार्टर है वो जर्मनी के शहर बोन में है। तो तुम ऐसे याद रख सकते हो कि जो पहली मीटिंग हुई थी वो जर्मनी में ही हुई थी। तो जर्मनी में ही जो है इसकी हेडक्वार्टर भी है, ठीक है, जर्मनी के शहर बोन में, ठीक है। इतना तुमको समझ में आ गया, समझ में आ रहा है। चलो अब हम बात करते हैं क्योटो प्रोटोकॉल की। क्योटो प्रोटोकॉल तो हमने देखा 1987, ठीक है, 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। उसके बाद हमने इसमें 5 साल जोड़ दिए तो हमको मिल गया 1992। 1992 में हमने अर्थ समिट को देखा। अब इसमें फिर से 5 साल जोड़ दो तो तुमको मिलेगा 1997। 1997 में हमें आ गया क्योटो प्रोटोकॉल। अब क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल बेसिकली जापान की शहर क्योटो क्या है, जापान की शहर है। तो क्योटो प्रोटोकॉल चूँकि वहाँ पे ये एग्रीमेंट साइन की गई तो क्योटो प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं। तो क्योटो प्रोटोकॉल को हमने 1997 में अडॉप्ट किया, ठीक है। और बेसिकली UNFCCC जो हमने देखा
यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, उसको ही सप्लीमेंट करने के लिए, उसको ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल में आया। क्योटो प्रोटोकॉल को साइन किया गया। क्योटो प्रोटोकॉल में क्या बात किया गया, देखो ये भले ही 1997 में जो है इसको साइन किया गया, ये लागू हुई 2005 में। ये इन्फोर्स कब हुई, 2005 में इन्फोर्स हुई, ठीक है। अब क्योटो प्रोटोकॉल क्या कहता है, क्योटो प्रोटोकॉल जो है देशों को, डेवलप्ड कंट्रीज़ को, याद रखना सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज़ को, डेवलपिंग कंट्रीज़ को नहीं, सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज़ को क्योटो प्रोटोकॉल क्या कहता है, डेवलप्ड कंट्रीज़ को ये मैंडेट देता है, मतलब ये आदेश देता है सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज़ को, ठीक है, नॉट डेवलपिंग कंट्रीज़, याद रखना। डेवलप्ड कंट्रीज़ को ये आदेश देता है कि वो अपने एमिशंस को घटाए, ठीक है, अपने एमिशन जो है अपने एमिशन को घटाए, अपना एक टारगेट तय करे, ठीक है। मतलब एमिशंस को घटाए का मतलब है कि जितना वो कार्बन डाइऑक्साइड और जितना मीथेन गैस वो रिलीज़ करते हैं अपने इंडस्ट्रीज़ वगैरह के माध्यम से, उस चीज़ को घटाए। समझ में आ रहा है, उस चीज़ को घटाना पड़ेगा, ये क्योटो प्रोटोकॉल कह रहा है, ठीक है। आज अगर आप इतना गैस रिलीज़ कर रहे हो तो कोशिश करो कि अगले साल आप उससे कम गैस रिलीज़ करो, उसके अगले साल उससे भी कम गैस रिलीज़ करो। तो क्योटो प्रोटोकॉल डेवलप्ड कंट्रीज़ को ये मैंडेट देता है कि आप जो है अपने एमिशंस को रिड्यूस करो, ठीक है, क्योंकि भाई एमिशंस ही तो क्लाइमेट चेंज का, ग्लोबल वार्मिंग का कारण है। तो एमिशंस को रिड्यूस करो, ये क्योटो प्रोटोकॉल कहता है किसको, डेवलप्ड कंट्रीज़ को, याद रखना। और ये लीगली बाइंडिंग है मेरे भाई, ये लीगली बाइंडिंग है, ठीक है, प्रीलिम्स में फंसा सकता है, ये लीगली बाइंडिंग है और सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज़ को मैंडेट है। समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखो ये तो क्योटो प्रोटोकॉल में बात होगी 1997 में, लेकिन इसका एक डिटेल्ड रूल्स एंड रेगुलेशन आया कि किस तरीके से प्रोटोकॉल को इम्प्लीमेंट किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। वो आया UNFCCC के 7वें मीटिंग में, मतलब 7वें COP7 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 7वें मीटिंग में, जो कि मरकेश में हुआ था। इसीलिए इसको, ये जो COP7 है, इसको मरकेश एकॉर्ड्स भी कहते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है, मरकेश एकॉर्ड, ठीक है। तो जो पूरा का पूरा क्योटो प्रोटोकॉल का जो पूरा डिटेल्ड हमें जो वर्जन देखने को मिला, वो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ के 7वें मीटिंग में देखने को मिला, ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है। कहाँ पे हुआ था, मरकेश में हुआ था, और इसको मरकेश एकॉर्ड्स के नाम से भी जानते हैं। प्रीलिम्स में सवाल पूछा गया, बेसिकली मॉक का सवाल था, ठीक है, कि मरकेश एकॉर्ड्स किस चीज़ से संबंधित है। तो मरकेश एकॉर्ड जो है क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित है, याद रखना, ठीक है। अब देखो, तो क्योटो प्रोटोकॉल में पहला कमिटमेंट किया गया कि 2008 से लेकर 2012 तक 5% रिडक्शन किया जाएगा। ये कमिटमेंट था कि हर देश जो है 5% का रिडक्शन करेंगे। 2008 से 2012 के बीच हर देश जो है 5% का जो है रिडक्शन करेंगे, ये चीज़ आया, ठीक है, पहला कमिटमेंट। और इस पहले कमिटमेंट को भारत ने रेटिफाई नहीं किया था, मतलब भारत ने लागू नहीं किया था अपने देश में, ठीक है, समझ में आ रहा है। लेकिन क्योटो प्रोटोकॉल का जो दूसरा, अब देखो 2008 से 2012 तक का पहला कमिटमेंट था, अब 2012 ख़त्म हो गया तो दूसरा कमिटमेंट आएगा। तो 2012 में एक अमेंडमेंट हुआ, दोहा अमेंडमेंट, ठीक है, समझ में आ रहा है, दोहा अमेंडमेंट। दोहा मतलब सऊदी अरेबिया की शहर है दोहा, तो बेसिकली राजधानी भी है। तो 2012 में दोहा अमेंडमेंट हुआ, जिसमें बोला गया कि अब 18% से, जो 5% था उसको 18% कर दिया गया, कि 18% से हमको अपने रिडक्शन करना है। रिडक्शन क्या करना है, एमिशंस को घटाना है, ठीक है, समझ में आ रहा है। और इसी चीज़ को इंडिया ने रेटिफाई किया। पहला कमिटमेंट भारत ने रेटिफाई नहीं किया था, याद रखना। कौन कौन से देश है जो क्योटो प्रोटोकॉल में शामिल नहीं है, वो है US, ठीक है, US, क्योंकि US को ऐसा लगता है कि अगर US क्योटो प्रोटोकॉल को साइन करता है तो इससे US की इकोनॉमी पे असर पड़ेगा। भाई असर पड़ेगा का मतलब है कि जब आप एमिशंस घटा रहे हो, मतलब आप अपनी प्रोडक्शन को कम कर रहे हो। आप अगर अपनी प्रोडक्शन को कम कर रहे हो तो आपकी इकोनॉमिक इफेक्ट होगी। अगर आपका 10 बिस्किट बनाने का 10 का डिमांड है तो आप 10 बिस्किट बना रहे हो, ठीक है, 10 बिस्किट बना रहे हो। अगर आपने एमिशंस कम कर दिए तो 10 की जगह 8 बिस्किट बनेंगे, 5 बिस्किट बनेंगे, तो इससे आपकी इकोनॉमी इफेक्ट होगी। तो US बड़ा होशियार है, US ने क्योटो प्रोटोकॉल को साइन नहीं किया था। इसके साथ साथ साउथ सूडान भी साइन नहीं किया था। साउथ सूडान को क्या ही बोला जाए, साउथ सूडान तो आज़ादी 2011 में हुआ, तो इसको तो कुछ बोल भी नहीं सकते, ठीक है। और भी ठीक है। अब देखो बहुत सारे ऐसे देश हैं जिसने क्योटो प्रोटोकॉल को साइन तो किया है, ठीक है, रेटिफाई तो किया, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं करती। जैसे कनाडा, जापान, न्यूजीलैंड, रशिया, ये लोग उसको इम्प्लीमेंट नहीं करती, ठीक है। और क्योटो प्रोटोकॉल लीगली बाइंडिंग है, इस चीज़ का याद रखना, ठीक है। तो भारत, तुम यहाँ पे बोल सकते हो कि भारत की जो पॉलिसी रही है, भारत कितना सीरियस है क्लाइमेट चेंज से होने वाले नुकसान को लेकर के, कितना ज़्यादा जो है कितना ज़्यादा अवेयर है, ठीक है। तो ये चीज़ है,
समझ में आ रहा है। तो क्योटो प्रोटोकॉल लीगली बाइंडिंग याद था। अब आते हैं क्योटो प्रोटोकॉल के बाद पेरिस एग्रीमेंट पे, ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल को हमने साइन किया 1997 में, पेरिस एग्रीमेंट को साइन किया हमने 2015 में, 12 दिसंबर 2015, ठीक है। और ये पेरिस एग्रीमेंट को COP21, ठीक है भाई, फ्रांस के शहर पेरिस में हुआ था और कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ के 21वें मीटिंग में इस चीज़ को अडॉप्ट किया गया। पेरिस एग्रीमेंट क्या कहता है? पेरिस एग्रीमेंट क्योटो प्रोटोकॉल को रिप्लेस करता है और पेरिस एग्रीमेंट कहता है कि भाई ऐसा है कि प्री इंडस्ट्रियल लेवल से, मतलब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद जो ग्लोबल टेम्परेचर में हमें राइज हो रहा है उसको हमें 2 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे रखना है। हमें क्या करना है? 2 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे रखना और कोशिश करना है कि ये 2 डिग्री से भी कम 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही रहे ग्लोबल टेम्परेचर राइज। अभी 1.1 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, मतलब कि भाई इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के पहले धरती जितना गर्म था उससे अभी 1.1 डिग्री सेंटीग्रेड एवरेज ज़्यादा गर्म है। और पेरिस एग्रीमेंट कहता है कि हमें 2 डिग्री सेंटीग्रेड के से नीचे रखना है और 2 डिग्री सेंटीग्रेड में भी हमें कोशिश करना है कि हम 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही रहें। यह टारगेट पेरिस एग्रीमेंट में किया गया। समझ में आ रहा है? अभी कितना टेम्परेचर पे हम चल रहे हैं, एवरेज राइज कितना है एटमॉस्फेयर का, वो 1.1 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। और सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात समझो कि जिस तरीके से अभी सारे देश एमिशंस कर रहे हैं, अगर ऐसे ही एमिशन करते रहें तो 2030 तक हम 4.4 डिग्री सेंटीग्रेड को अचीव कर लेंगे। पेरिस एग्रीमेंट तो 1.5 और 2 डिग्री के नीचे रखने की बात कर रही है, लेकिन हम 2030 तक ही, मतलब आने वाले 7 सालों में हम 4.4 डिग्री सेंटीग्रेड को अचीव कर लेंगे। सोचिए कितना ज़्यादा हॉरिबल, कितना ज़्यादा खतरनाक होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? अगर हमें 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड को अचीव करना है तो जो ग्लोबल फॉसिल फ्यूल का जो प्रोडक्शन है उसको हमें 6% से कम करना पड़ेगा। ये डेटा याद रखो। अगर हमें 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक खुद को मेंटेन करना है या 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक खुद को मेंटेन करना है तो फॉसिल फ्यूल के प्रोडक्शन में हमें 6% जो है उसको रिड्यूस करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? फॉसिल फ्यूल का प्रोडक्शन की जिस तरीके से हम माइनिंग करते हैं, कोयले निकालते हैं, गैस निकालते हैं, तेल निकालते हैं, उन सारी चीज़ों में जो है हमें 6% की से उसको घटाना पड़ेगा, तब जा करके हम 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड को अचीव कर पाएंगे, जैसा कि हमने पेरिस एग्रीमेंट में तय किया है, ठीक है, COP21 के मीटिंग में, ठीक है। समझ में आ रहा है? ये भी लीगली बाइंडिंग है, पेरिस एग्रीमेंट भी लीगली बाइंडिंग है, ठीक है। लेकिन इसमें एक्सेप्शंस भी है। एक्सेप्शंस क्या है कि इसमें बोला गया है कि डेवलपिंग कंट्रीज़ को पैसा दिया जाए, ठीक है, क्योंकि भाई देखो ऐसा है ना कि देखो सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एमिट कर रहा है चाइना, लेकिन क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उससे सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन हो रहे हैं? छोटे छोटे देश, खास करके वो देश जो आइलैंड वाले देश हैं, वो देश प्रभावित। तो मतलब कि कांड कोई और कर रहा है और भुगत कोई और रहा है। तो पेरिस एग्रीमेंट में बोला गया कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं हम उसको पैसा देंगे, उसको हम मदद करेंगे ताकि वो जो है क्लाइमेट चेंज से जो है खुद को एक तरीके से अडेप्ट कर सके, टेक्नोलॉजी अपने देश में ला सके, ठीक है। मतलब कि क्लाइमेट चेंज से होने वाले अपने नुकसान को मिनिमाइज़ कर सके। मतलब लेमचूस की बात कर रहा है कि ले भाई हम बहुत ज़्यादा पैसा छाप रहे हैं और उस पैसा छापने से तुमको नुकसान हो रहा है, तो उस पैसा से कुछ पैसा ले तू भी रख ले ताकि तू अपना थोड़ा नुकसान का भरपाई कर ले। एक इस तरीके से बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो भाई गैसेस कोई और देश ये कर रहा है, लोग साला कहीं और के डिस्प्लेस हो रहे हैं, कहीं और फ्लडिंग आ रहा है, कहीं और आइलैंड डूब रहा है। समझ में आ रहा है? तो पेरिस एग्रीमेंट पे फाइनेंशियल असिस्टेंस की बात की गई, डेवलपिंग कंट्रीज़ को याद रखना। साथ ही साथ बोला गया कि हर देश को एक NDC सबमिट करना पड़ेगा, नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस जो सबमिट करना पड़ेगा। बेसिकली हर देश इस NDC के माध्यम से बताएंगे कि वो अपनी पॉलिसी में क्या क्या चीज़ लेकर के आ रहे हैं क्लाइमेट चेंज से कॉम्बैट करने के लिए, ठीक है। समझ में आ रहा है? जैसे कि अगर हम भारत की बात करें तो भारत ने ये कहा है कि हम 2030 तक 40% एनर्जी जो है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी क्लीन एनर्जी से जनरेट करेंगे। क्लीन एनर्जी का मतलब हो गया सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, इन सारी चीज़ों से जनरेट करेंगे 2030 तक 40% एनर्जी। ये भारत ने अपने नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस में कहा है। समझ में आ रहा है? ठीक है। और इसी COP21 में याद रखना, इसी पेरिस एग्रीमेंट COP21 में जो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस को भी एक तरीके से इस आइडिया को भी रखा गया था, ठीक है, जिसको कि हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, डिस्कस लेटर। समझ में आ रहा है मेरे भाई? इतना आ गया। तो मैंने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल तुमको बता दिया क्या है, क्योटो प्रोटोकॉल बता दिया, पेरिस एग्रीमेंट बता दिया, ठीक है। अब बात करते हैं, ठीक है। तो इतना ही रहने देते हैं, 1 घंटा का वीडियो हो चुका है। तो अब नेक्स्ट जो है वो अगले वीडियो में बताएंगे।